हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जैसे कि लगातार हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं, नजरें बनाए हुए हैं कंप्यूटर वाले पोर्शन पे। क्यों जरूरी है इन मॉक टेस्ट को करना, ये मॉक टेस्ट किस प्रकार अलग है बाकी मॉक टेस्ट को जो आप लोग देते हैं, है ना। जो आप लोग कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाते हैं जिसमें आपको इंग्लिश भी मिलता है, रीजनिंग भी मिलता है, मैथ्स भी मिलता है, जीए भी मिलता है, मेंस पैटर्न की अगर हम बात करें। लेकिन यहां पर क्या डिफरेंस है? देखिए, होता क्या है कि जो मॉक बनाते हैं वो फैकल्टी नहीं होते, है ना। वो कंटेंट टीम होती है जो मॉक बनाती है। लेकिन पेपर आएगा कैसे, इसकी नॉलेज किसको ज्यादा है? टीचर को, है ना। वही प्रीवियस ईयर के पेपर के पैटर्न को एनालाइज करके बैठा है और उसने देखा है कि पेपर कहां कहां से आता है, किस किस टॉपिक से बनता है, नेटवर्किंग से, डेटाबेस से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, नंबर सिस्टम से, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कितने कितने क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जाते हैं, है ना। ये भी हमें पता है। नए वाले वर्जन से क्या क्या पढ़ना चाहिए, पुराने वाले वर्जन से क्या क्या देखना चाहिए, ये सब एक टीचर एनालाइज कर सकता है बढ़िया तरीके से। और अपडेट भी रहना होगा, क्योंकि पहले जो था और अब जो बदलाव हुए हैं वहां से भी तो क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां जो हम मॉक टेस्ट आपको करवा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कई बार जब आप मॉक टेस्ट देते हैं कंप्यूटर के, तो वहां बड़े ही अजीबोगरीब क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, वहां आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। लेकिन यहां जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अगर क्वेश्चन मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे? एग्जाम ओरिएंटेड। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा हुआ है और आपने एग्जाम दिया हुआ है, तो आपको ये खुद एक्सपीरियंस भी होगा कि कंप्यूटर का लेवल सेम टू सेम ऐसा ही आपको मिलेगा। तो चलिए एक बार फिर 40 क्वेश्चन में से 35 प्लस क्वेश्चंस को सही करना है। इतनी प्रैक्टिस अब आपने कर ली है, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए कि अब आप 35 प्लस क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट में भी सही करें। क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी होते हैं, कुछ आते हुए क्वेश्चंस को आप गलत भी करते हैं। बस यही नहीं करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनकी लगातार प्रैक्टिस करते रहनी है एग्जाम तक, ताकि वो कॉन्फिडेंस बना रहे। अभी अगर आपने कॉन्फिडेंस छोड़ दिया, अभी अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, तो मेंस में तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो आपके ऊपर डबल प्रेशर होगा। फिर जीए भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, साथ में हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे। तो इस समय जो पैनिक है वो कम है, इस समय आप थोड़े से रिलैक्स मूड में हैं। इस समय जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा फाइनल में, यानी मेंस में। तो चलिए एक बार फिर से मॉक टेस्ट 10 में देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मुझे बताइएगा जरूर वीडियो के लास्ट में कि आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आपने कितने सही किए हैं। सर कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें? सर हम लोग जानते हैं कि पेपर का पैटर्न डे बाय डे टफ हो रहा है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, पेपर का लेवल टफ है, तो कॉन्सेप्ट पढ़ना तो जरूरी है। उसके बाद एमसीक्यूज करना जरूरी है, पीडीएफ से रिवाइज करना जरूरी है, और मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है। इन सभी चीजों को करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस कोर्स को एनरोल करना होगा, जो कि कंप्यूटर का फुल कंप्यूटर कोर्स है, वो भी लेटेस्ट पैटर्न पर, जो कि 15 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ है। सर वैलिडिटी कितनी है? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट हो जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में भी पिंग मिल जाएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चले डिस्कशन शुरू करें आज के सेशन में। आइए, प्रीवियस वाले सेशन यानी डे 9 में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और कहा था कि जरा इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा। काफी सारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, और ये सुनकर, ये देखकर मन बाग बाग हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन पे। कैश मेमोरी एक्ट्स बिटवीन, कह रहा है जो कैशे मेमोरी है वो किसके और किसके बीच में होती है? हम जानते हैं कैश मेमोरी सीपीयू
यानी प्रोसेसर, रैम यानी मेन मेमोरी के बीच में होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सीपीयू एंड रैम, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। क्या ये बात समझ में आई? सीपीयू को क्या प्रोसेसर भी बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर भी बोल सकते हैं? जी हां। रैम को क्या प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं? जी हां। तो एग्जाम में यह भी लिखा सकता है कि कैश मेमोरी लाइज बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी, तो भी आंसर सही होगा, या सीपीयू एंड रैम लिखा हो तो भी आंसर सही होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन मुझे और बताइए कि जो ये कैशे मेमोरी है ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कैश मेमोरी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? मैंने आपको कई बार बताया है कि कैश मेमोरी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर बेस्ड है, बताया है ना? तो इसको जरूर याद रखिएगा, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का मतलब जब हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है तो हम कैश मेमोरी में लेकर आएंगे, और जब डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कैश मेमोरी से उठाकर रैम में रख देंगे। तो तभी तक हम कैश मेमोरी में डेटा को रखते हैं जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसको रैम रख लेती है अपने पास। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। कैशे मेमोरी में डेटा का मिलना हिट कहलाता है, और अगर कैश मेमोरी में डेटा ना मिले तो इसे मिस बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यह रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, पढ़िए। डैश वॉज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस विच वॉज फाउंडेड इन 1996। डैश पहली वेब आधारित ईमेल सेवा थी जिसे 1996 में स्थापित किया गया। पहली जो ईमेल सर्विस है उसका नाम क्या है? दैट इज कॉल्ड हॉटमेल। याद रखिएगा, जो सबसे पहली ईमेल सर्विस है दैट इज कॉल्ड गरम गरम मेल, दैट इज कॉल्ड हॉटमेल। और हॉटमेल को किसने बनाया? सबीर भाटिया जी ने। लेकिन इसको किसने खरीद लिया? आउटलुक यानी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और इसका नामकरण कर दिया गया, क्या कहा गया? MS आउटलुक। तो पहला ईमेल हॉटमेल किसने बनाया? सबीर भाटिया ने। कब? 1996 में। और इसको किसने खरीदा? माइक्रोसॉफ्ट ने। और इसका नामकरण क्या कर दिया गया? इट इज रीनेम्ड एज outlook.com। क्लियर? नेक्स्ट। अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS Excel? MS Excel में किस टैब के तहत चार्ट विकल्प उपलब्ध है? हम जानते हैं एक्सेल में जो बेसिक चार्ट होते हैं वो कितने हैं? 3 चार्ट, BPL, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट। ये 3 चार्ट्स होते हैं जो बेसिक चार्ट कहलाते हैं। चार्ट को एम्बेड करने के लिए F11 फंक्शन की का हम लोग यूज करते हैं। चार्ट्स की अगर बात करें तो ये इंसर्ट टैब के अंदर देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसर्ट। क्लियर? नेक्स्ट। डैश इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस टू प्रोवाइड डेटा अबाउट बायोलॉजिकल सिस्टम। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। बताइए, डैश जैविक प्रणालियों के बारे में डेटा प्रदान करने के लिए कंप्यूटर विज्ञान का एक अनुप्रयोग है। कह रहा है ये एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस है किस फील्ड में? बायोलॉजिकल सिस्टम में। जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर साइंस की मदद से, तो इसे क्या बोला जाता है? इस स्ट्रीम को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड बायो इंफॉर्मेटिक्स। बायो मतलब बायोलॉजी, और कंप्यूटर का मतलब इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेटिक्स। तो दैट इज कॉल्ड बायो प्लस इंफॉर्मेटिक्स या बायो इंफॉर्मेटिक्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर है? जहां कंप्यूटराइज तरीके से हम एक्सरे करते हैं, कंप्यूटराइज तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और उस पर एक स्टैटिस्टिक्स यानी उस पर एनालिसिस करते हैं, एंड इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो इंफॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा एक तेज प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? जैसे आप तेज वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी तेज, लेकिन सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है?
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, रियल टाइम या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? या आता है बताएंगे नहीं? बताइए। बिल्कुल, सबसे फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा क्यों सर? सर क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे फास्ट है? आइए डिस्कस करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक डेटाबेस है और मैंने उसको आपके साथ में शेयर कर दिया। मैंने कहा कुछ मैं फिल करूंगा, कुछ आप फिल कर दीजिए। तो इससे क्या काम तेज हो जाएगा? जी हां, अगर कोई काम मिलकर किया जाएगा तो वो फास्ट हो जाएगा। वैसे ही जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्लाइंट के साइड भी काम करता है और सर्वर के साइड पर भी काम करता है। तो क्लाइंट सर्वर दोनों इसका यूज करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। और ये इसीलिए क्या हो जाता है, स्पीड में फास्ट हो जाता है। तो दैट वाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एज द फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो एक समय पर एक ही काम करता है। ये किन कंप्यूटर्स में पाया जाता है? उन कंप्यूटर्स में जो एक समय पर एक काम करने के लिए बनाए गए हैं, दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कई बार आप देखते हैं कि जो वेट मशीन्स होती हैं जिस पर आप अपना वेट करते हैं, उनका काम सिर्फ क्या है? आपके वेट को डिस्प्ले करना। बैच है। टाइम शेयरिंग का मतलब, जैसे गूगल किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब कि अगर गूगल पर कोई सर्च करे एक ही चीज, 5 लोग सर्च करें तो पांचों को वो चीज दिखनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। कोई टाइम के लिए वेट ना करे। जैसे आप रिजर्वेशन करवाते हैं, कितनी सीट वैकेंट है आपको पता चल जाता है ना, टाइम शेयरिंग है। जैसे ही किसी ने बुक करी कोई सीट, आपको पता चल जाएगा कि ये सीट बुक हो चुकी है, टाइम शेयरिंग है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस कर ही चुके हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों यूज कर रहा है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नासा यूज करती है। रियल टाइम का मतलब रोबोटिक्स, जो टाइम के बेसिस पर काम करते हैं उन्हें बोलते हैं रियल टाइम, जहां पर तुरंत चीजें प्रोसेस होनी है। अगर टाइम पर चीजें प्रोसेस नहीं हुई तो बेकार हो जाएगा वो सिस्टम। दैट इज कॉल्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कहां करते हैं? इंटरनेट के ऊपर, वाइड एरिया नेटवर्क में। जब हम कुछ सर्च करते हैं तो वो क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट के ऊपर जिसको कुकीज मेंटेन करती है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट, विच इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, विच इज कंप्यूटर चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग सेटिंग्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये CMOS तो एग्जामिनर को बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। क्या क्या क्वेश्चन आएगा ये बताइए कि कंप्यूटर में डेट और टाइम को स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का यूज किया जाता है? विच मेमोरी इज यूज टू स्टोर डेट एंड टाइम ऑफ अ कंप्यूटर? आंसर क्या होगा? CMOS। क्या CMOS एक प्रकार की मेमोरी है? जी नहीं, ये बैटरी है, लेकिन इसको कई बार हम लोग मेमोरी भी बोल देते हैं। लेकिन है क्या ये? बैटरी। क्या जितनी बैटरीज होती हैं उनको हम मेमोरी बोल सकते हैं? डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उनको हम मेमोरीज बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी डेटा को सेव करके रखती हैं। इसीलिए CMOS को कई बार हम क्या बोलते हैं? मेमोरी। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? ऐसी कौन सी मेमोरी है कंप्यूटर में जिसमें डेट और टाइम स्टोर किया जाता है? CMOS। मेमोरी चिप कहलाती है, ये बैटरी चिप कहलाती है। और CMOS की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। फिर से देखो, कॉम्प्लीमेंट्री, मेटल से बनी हुई मेटल ऑक्साइड, सेमीकंडक्टर, यानी यह भी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी है। जब भी हम सेमीकंडक्टर मेमोरी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? रैम और रोम की। यह बात तो आप जानते ही हैं। लेकिन CMOS भी एक प्रकार की सेमीकंडक्टर मेमोरी या बैटरी के कॉन्सेप्ट में इसका यूज करते हैं। आइए जरा इसके दर्शन भी कर लेते हैं। यह है CMOS बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जिसका मेन काम होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को सपोर्ट करना
और कंप्यूटर को प्रॉपर तरीके से बूटिंग करना। तो कंप्यूटर को बूट करवाने के लिए, डेट और टाइम को डिस्प्ले करने के लिए ये मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, ब्लूटूथ। इसे तो आप जानते हैं ना, डेटा शेयरिंग में कई बार आप ब्लूटूथ का यूज करते हैं, कई बार आप गाना सुनने के लिए भी ब्लूटूथ डिवाइस का यूज करते हैं, कई बार आप डिवाइस को लिंक करने के लिए भी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। क्या ब्लूटूथ एक प्रकार की वायरलेस टेक्नोलॉजी है? जी हां, ये एक प्रकार की वायरलेस टेक्नोलॉजी ही है। ब्लूटूथ किसके लिए वायरलेस तकनीक है? ये किसके लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी है? लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क? इनकी शॉर्ट फॉर्म दी जाती है एग्जाम में। करेक्ट आंसर है पर्सनल एरिया नेटवर्क। सर क्यों? हम जानते हैं ब्लूटूथ हो या टीथरिंग हो, इन्हें हम किस कॉन्सेप्ट में रखते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क में। क्या ब्लूटूथ हमारे मोबाइल फोन्स में होता है? जी हां, और वो चीजें जो मोबाइल फोन्स में पाई जाती हैं उन्हें पर्सनल एरिया नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर एकर इन दी OSI मॉडल? आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो OSI मॉडल में होने वाली त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए कौन सी परत रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है? हम जानते हैं OSI मॉडल में किसी भी कमी को ठीक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, उसको पहचानने के लिए और ठीक करने के लिए जो लेयर है वो दूसरी लेयर है, और दूसरी लेयर का मतलब डेटा लिंक लेयर, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। डेटा लिंक लेयर की बात करें तो इस लेयर पर ही मैक एड्रेस काम करता है। अगर एग्जाम में पूछें कि मैक एड्रेस किस लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर। अगर एग्जाम में पूछें कि ईथरनेट एड्रेस किस लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर, क्योंकि मैक एड्रेस को ईथरनेट एड्रेस के नाम से भी तो जानते हैं, फिजिकल एड्रेस के नाम से भी तो जानते हैं, तो आंसर होगा डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर से एक क्वेश्चन और आता है कि डेटा लिंक लेयर दो सब लेयर में डिवाइडेड होती हैं, यानी डेटा लिंक लेयर के अंदर दो लेयर्स होती हैं, ऊपर वाली लेयर LLC और नीचे वाली मैक, यानी LLC का मतलब लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मैक का मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी एग्जाम में पूछें कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर वाली सब लेयर का नाम बताइए, LLC, डेटा लिंक लेयर की नीचे वाली सब लेयर का नाम बताइए, मैक, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे वाले सेशंस में ये क्वेश्चन भी मैं लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो यहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आगे आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला इज इक्वल्स टू ऑड 20 प्लस इवन 39? कैसे करेंगे? निम्नलिखित MS Excel सूत्र का परिणाम क्या होगा जहां ऑड बराबर किसके है, 20 के, और इवन में क्या गिवन है, 39? हमेशा ग्रेटर वाली वैल्यू में ही आप कन्वर्ट करेंगे। तो ऑड 20 यानी 20 को ऑड बनाइए और 39 को इवन बनाइए। तो 20 को ऑड बनाने पर क्या मिलेगा, 21, और इवन को इवन 39 करने के लिए क्या मिलेगा, 40। तो 39 कन्वर्ट हो जाएगा 40 में और 20 कन्वर्ट हो जाएगा 21 में। 21 प्लस 40, द आंसर है 61। एक बार फिर से देखो, ऑड 20 क्या आ जाएगा, 21, क्योंकि 21 एक ऑड नंबर है। इवन 39 को इवन में कन्वर्ट करिए 40, हमेशा ग्रेटर वाली वैल्यू में ही कन्वर्ट करते हैं। 21 प्लस 40 क्या हो गया, 61, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिस्टम स्पेशली इफ द सिस्टम यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल? बस क्वेश्चन में क्लू मिलने की देर है और आप आंसर लगा दीजिए। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल लिखा होगा तो आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग दो सिस्टम को जोड़ने के लिए किया जाता है, खासकर अगर सिस्टम अलग अलग प्रोटोकॉल का उपयोग कर रहा है?
अलग प्रोटोकॉल का मतलब, अलग नेटवर्क का मतलब, अलग टोपोलॉजीज का मतलब। आंसर क्या होगा? दैट इज गेटवे। और अगर यहां पर सेम प्रोटोकॉल लिखा होता तो क्या करते बताओ? अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल की जगह पर सेम प्रोटोकॉल, सेम नेटवर्क ये लिखा होता तो आंसर क्या होता? बिल्कुल इस केस में आंसर हो जाता ब्रिज। और अगर ब्रिज ना होता तो राउटर। बताया है ना, सेम के केस में या तो ब्रिज होगा या राउटर होगा, और डिफरेंट के केस में क्या होगा? गेटवे। नेक्स्ट, अ ब्रिज रिकॉग्नाइजेज डैश लेयर एड्रेस। ब्रिज डैश परत पतों को पहचानता है। बताइए ब्रिज किस लेयर पर काम करता है ओएसआई मॉडल में? हम जानते हैं स्विच और ब्रिज ये दोनों ही सेकेंड लेयर यानी डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डेटा लिंक लेयर। स्विच और ब्रिज किस पर? डेटा लिंक लेयर पर, जिस पर मैक एड्रेस काम करता है। डेटा लिंक लेयर का मेन काम क्या है? एरर को करेक्ट करना या डिटेक्ट करना। ये काम है किसका? डेटा लिंक लेयर का। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ निबल्स द साइज ऑफ एन IPv4 एड्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। बताइए निबल्स के संदर्भ में IPv4 पते के आकार को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? एक निबल कितने बाइट के बराबर होता है? बताओ। एक निबल बराबर 4 बिट है ना, एक निबल 4 बिट के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। IPv4 एड्रेस में कितनी बिट होती हैं? 32 बिट, 32 बिट का IPv4 एड्रेस होता है। और IPv4 एड्रेस को अगर निबल में एक्सप्रेस करना है तो क्या करेंगे? 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे, यही तो करेंगे। तो अगर करेंगे तो क्या आएगा? 8। सो द करेक्ट आंसर इज 8। आइए एक बार देखते हैं। IPv4 एड्रेस 32 बिट का, 1 निबल 4 बिट के बराबर, 4 बिट के बराबर, और आंसर किस में देना है? निबल्स में। तो साइज ऑफ IPv4 एड्रेस निबल में क्या होगा? 32 डिवाइडेड बाई 4 यानी 8 निबल। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हम 32 बिट भी बोल सकते हैं या 8 निबल भी बोल सकते हैं IPv4 एड्रेस को, यही तो मतलब हुआ इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लास ऑफ द IP एड्रेस 222.120.50.11? जल्दी से बताओ कि ये किस क्लास का IP एड्रेस है। आपने ये तो याद किया है ना कि क्लास की रेंज क्या होती है? क्लास A 0 से 127, क्लास B 128 से 191, क्लास C 192 से 223, क्लास D 224 से 239, और क्लास E 240 यानी 240 से 255 यानी 255। और 127.0.0.1 ये रिजर्व है लूप बैक एड्रेस के लिए, पता है ना आपको। तो 127.0.0.1 इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस या टेस्टिंग एड्रेस या लोकल होस्ट एड्रेस। और ये जो 222 है ये पहली ऑक्टेट किस रेंज में आ रही है? सर क्लास सी में 192 से 223 के बीच में क्या 222 आता है? जी हां। तो पहली ऑक्टेट पकड़कर आंसर लगा देंगे, दैट इज क्लास सी इज द राइट वन। समझ में आया? सिर्फ 222, सिर्फ पहली वाली ऑक्टेट को देखेंगे और सोचेंगे कि ये किस क्लास की रेंज में आता है। तो हमने देखा ये क्लास सी की रेंज में आता है, तो आंसर क्या हो गया? क्लास सी। नेक्स्ट, टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल किसके उदाहरण हैं? फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फेस, फॉन्ट इफेक्ट या फॉन्ट बॉक्स? फॉन्ट साइज तो हो नहीं सकता क्योंकि फॉन्ट साइजेस तो नंबर्स में होते हैं। फॉन्ट स्टाइल भी नहीं हो सकता क्योंकि फॉन्ट स्टाइल कौन से हैं? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये फॉन्ट के स्टाइल है, ये भी नहीं है। फॉन्ट का फेस क्या होता है? फॉन्ट का नाम।
टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल, क्या ये फॉन्ट के नाम है? जी हां, तो करेक्ट आंसर होगा फॉन्ट फेस, दैट इज द राइट वन। फॉन्ट इफेक्ट कौन सा होता है? सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, बोल्ड, है ना, या फिर आप कह सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइन, है ना, दैट इज कॉल्ड द फॉन्ट इफेक्ट्स। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा ऊपर वाला, तो आंसर क्या बन गया? फॉन्ट फेस, दैट इज द राइट वन। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम ब्राउजर टू एक्सेस डाउनलोड हिस्ट्री? डाउनलोड इतिहास तक पहुंचने के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? जरा बताओ। कई बार आपने ब्राउजर की डाउनलोड हिस्ट्री चेक करी होगी, उसको डिलीट भी किया होगा, और हिस्ट्री ना बने इसलिए इनकॉग्निटो का यूज भी किया होगा। और इनकॉग्निटो को ओपन करने की शॉर्टकट की बताओ फटाफट। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द इनकॉग्निटो विंडो? कंट्रोल शिफ्ट एन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंतर्यामी है, हमें पता चल जाता है आप सही सोच रहे हैं, है ना। कंट्रोल शिफ्ट एन, पहाड़ों पे जाके तपस्या करनी पड़ती है तब ये स्किल्स आती हैं। यस, तो मुझे बताओ यहां पर कि डाउनलोड हिस्ट्री को एक्सेस करने की शॉर्टकट की क्या है? डीजे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, तो डी के साथ क्या होएगा? जे, यानी कंट्रोल प्लस जे इज द राइट आंसर। ऐसे ही याद रखोगे तभी याद रहेगा, है ना, वरना एग्जाम में सब क्या हो जाएगा? स्वाहा, भूल जाएंगे। तो डाउनलोड हिस्ट्री चेक करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जे। इसको कैसे याद रखें? डीजे वाले बाबू, डीजे। क्लियर? नेक्स्ट, द सिस्टम बायोस एंड रोम चिप्स आर कॉल्ड। सिस्टम बायोस और रोम चिप्स कहलाते हैं क्या? बायोस में क्या बदलाव किया जा सकता है? इतनी आसानी से नहीं। रोम में क्या बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। रोम में लिखे गए इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। सो द करेक्ट आंसर इज फर्मवेयर। फर्मवेयर हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर? दोनों, बोथ ऑफ दीज। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है फर्मवेयर। नेक्स्ट, among these which is not the layer of TCP IP मॉडल? इनमें से कौन सी TCP IP मॉडल की परत नहीं है? हम लोगों ने प्रीवियस वाले सेशन में देखा था कि TCP IP मॉडल 1970 में आया। यह पहला मॉडल रहा जो OSI मॉडल से पहले आया। और TCP IP मॉडल में पहले 4 लेयर्स यूज होती थी, अब 5 लेयर यूज होती हैं। नीता, और अब क्या हो गई? 5 लेयर्स। तो कौन सी ऐसी लेयर हैं जो एब्सेंट हैं, जो कि TCP IP मॉडल में नहीं है लेकिन OSI मॉडल में है? तो मैंने आपको बताया था वहां पर सेशन और प्रेजेंटेशन, ये 2 लेयर एब्सेंट हैं। क्या सेशन लेयर है? क्या प्रेजेंटेशन लेयर है? नहीं। तो आंसर क्या हो गया? सेशन लेयर। सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर एब्सेंट है किसमें? TCP IP मॉडल में, लेकिन प्रेजेंट है किसमें? OSI मॉडल में। तो कभी भी एब्सेंट की अगर बात होगी कि among this which is not the layer of TCP IP मॉडल, तो आंसर या तो सेशन होगा या प्रेजेंटेशन होगा। क्लियर? कौन कौन सी लेयर अवेलेबल है? फिजिकल है, डेटा लिंक है, नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट है, एप्लीकेशन है। नए वाले के अकॉर्डिंग और पुराने वाले के अकॉर्डिंग क्या था? 4 लेयर, लिंक, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट और एप्लीकेशन। क्लियर? लीता या नीता भी बोल सकते हैं, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। नीता अंबानी से नीता या लीता, दोनों करेक्ट है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीलोड करंट पेज ऑफ गूगल क्रोम? गूगल क्रोम को कई बार आपने, जो भी ब्राउजर होते हैं उनको रिफ्रेश तो करते हैं आप कई बार। कैसे करते हैं? सर तुसी बड़े मजाकिया हो, है ना। रिफ्रेश करने के लिए हम F5 करते हैं, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। बिल्कुल सही बात, इसलिए एग्जामिनर नहीं पूछता, है ना, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है। तो जो बड़े जानते हैं वही एग्जामिनर पूछता है। क्या? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीलोड द करंट पेज ऑफ द गूगल क्रोम? रीलोड करने के लिए क्या यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस R, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन।
इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, सचिन सर ने कहा इंपॉर्टेंट है, क्या यही क्वेश्चन आएगा? बदल देंगे। क्वेश्चन कैसे पूछ लेंगे? Ctrl+R शॉर्टकट की इज यूज्ड इन गूगल क्रोम फॉर विच पर्पस? तो आंसर क्या हो जाएगा? टू रीलोड द करंट पेज को रीलोड करने के लिए। तो इसीलिए कभी भी आप क्वेश्चन को जब पढ़ें तो दोनों तरफ से याद करने की कोशिश करें। कैसे? Ctrl+R रीलोड द करंट पेज, रीलोड द करंट पेज, Ctrl+R। समझ में आया? गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है ना? ये दोनों तरफ से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द MS एक्सेल फंक्शन? बताइए, एक MS एक्सेल फंक्शन दिया हुआ है क्या? एवरेज ए। एवरेज ए का मतलब इन सभी का एवरेज निकालिए। ए का मतलब होता है ऑल, एवरेज ऑल। 5, 6, 2, बैंक, ट्रू, फॉल्स। बताइए, वेरी वेरी पॉपुलर वन, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन IBPS का। अक्सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। बिना किसी बदलाव के, नंबर भी नहीं बदलते भाई, ऑप्शन ही बदल लो ना, ऑप्शन भी नहीं बदलते। बताइए कैसे करेंगे? एवरेज निकालने का तरीका क्या है? जो दिया है उनको जोड़ लीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर्स गिवन है। तो आप कहेंगे सर यहां तो नंबर के साथ में कुछ और भी गिवन है, ट्रू, फॉल्स, बैंक। इसको कैसे करेंगे? बैंक का मतलब है जीरो। अगर कोई भी नाम लिखा हो, जैसे बैंक, IBPS, सचिन, कोई भी नाम, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। अब इन वैल्यूज को पुट करिए। टोटल वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करिए, आंसर मिल जाएगा। सर समझ में नहीं आया, आओ इधर आओ। ये देखो, 5 + 6 + 2, कोई भी नाम लिखा होगा क्या हो जाएगा? 0। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। तो 5 + 6 + 2 + 0 + 1 + 0 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चीजें हैं, 6 नंबर्स हैं यहां पर। डिवाइडेड बाई 6, 14 डिवाइडेड बाई 6, 2.33, दैट इज द करेक्ट आंसर। जेब में रख के घर ले जाइए। समझ में आया? तो अब अगर इस नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, वैसे तो सेम टू सेम क्वेश्चन आता है ना, तो याद रखिएगा 2.33 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में अधिकतम कितने जूम स्तर सेट किया जा सकता है? हम जानते हैं गूगल क्रोम में या ब्राउजर में जो मैक्सिमम जूम लेवल होता है वो कितना होता है? 500%, 500%, यानी 4th इज द राइट वन। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। भारत के पहले और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम बताइए। बड़ी ही नाइंसाफी है सर, एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ ली आपने फर्स्ट भी पूछ लिया और फास्टेस्ट भी पूछ लिया। ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना? एग्जामिनर बैठा ही है नाइंसाफी करने के लिए। एक तो पोस्ट कम देगा है ना, पेपर का लेवल टफ बनाएगा, ऊपर से एक ही क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछ लेगा कैंडिडेट से, है ना? दिल नहीं है एग्जामिनर के पास, देखता नहीं है बच्चा कितनी मेहनत से पढ़ रहा है ना? इतने क्वेश्चन टफ ना पूछें। लेकिन आप टैलेंटेड हैं, आप जानते हैं कि पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है? परम 8000। और फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया कौन सा है? एरावत। आप टैलेंटेड हैं तभी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो आंसर क्या होगा? परम 8000 इज द फर्स्ट वन एंड एरावत इज द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। भारत का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर दैट इज एरावत, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। यह भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर है इंडिया का जो AI बेस्ड है? द आंसर इज एरावत। YouTube फाउंडर्स आर फॉर्मली एम्प्लॉइज ऑफ विच कंपनी? YouTube जिस पर आप अभी हमें सुन रहे हैं,
इस YouTube के संस्थापक किस कंपनी के पूर्व कर्मचारी रहे हैं? द आंसर इज पेपाल। 3 पापा हैं किसके? YouTube के। YouTube किस कंपनी का प्रोडक्ट है? गूगल का। क्वेश्चन इसके ईयर से भी आता है कि YouTube कब फाउंड हुआ? 2005 में, 15 दिसंबर 2005 ये वो तारीख थी जब YouTube फाउंड हुआ। और ये क्रेडिट किसको जाता है? इसके पापा कौन है? एक नहीं, दो नहीं, 3 पापा, 3 फाउंडर। कौन कौन से? जावेद करीम, स्टीव चैन और चैड हर्ली। इन तीनों ने मिलकर क्या बनाया? YouTube। किस कंपनी में? कंपनी कौन सी? गूगल। और ये काम किस में करते थे पहले? पेपाल, है ना, इस बात को याद रखिएगा। और ये YouTube वॉज ऑफिशियली लॉन्च ऑन, कब ऑफिशियली लॉन्च किया गया? 15 दिसंबर 2005। समझ में आया? वेरी गुड। विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट्स पैकेट टू फ्रेम्स एंड फ्रेम्स टू पैकेट इन द OSI मॉडल? OSI मॉडल में वह कौन सी परत है जो पैकेट को फ्रेम में और फ्रेम को पैकेट में परिवर्तित करती है? पैकेट का यूज किस लेयर में किया जाता है? नेटवर्क लेयर में। फ्रेम्स का यूज किस लेयर में करते हैं? डेटा लिंक लेयर में। ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लेयर? सर नेटवर्क तीसरी लेयर होती है, डेटा लिंक वाली दूसरी होती है। तो कन्वर्ट किस में करेगा? ऊपर वाली लेयर में। ऊपर वाली लेयर का मतलब नेटवर्क लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, नेटवर्क लेयर। तो विच इज द लेयर दैट कन्वर्ट पैकेट टू फ्रेम्स या फ्रेम्स टू पैकेट? द आंसर इज पैकेट वाली लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर। और आईपी एड्रेस किस लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। राउटर किस लेयर पर काम करता है? नेटवर्क लेयर पर। मालूम है ना? नेक्स्ट, एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस operating at the transport layer is called? Transport layer, physical, data link, network, transport, session, presentation, then application. ट्रांसपोर्ट लेयर जिसे हम OSI मॉडल का हार्ट भी बोलते हैं, है ना, मेन लेयर ऑफ द OSI मॉडल, ट्रांसपोर्ट लेयर, जिस पर TCP काम करती है, UDP काम करती है। यही तो काम करती है TCP, मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड। UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल किस पर काम करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो डिवाइस काम करती है वो कौन सी है? गेटवे है। क्यों? फिजिकल लेयर पर कौन सी? हब या रिपीटर। डेटा लिंक लेयर पर स्विच या ब्रिज। नेटवर्क लेयर पर राउटर। और ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन पर गेटवे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज गेटवे। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर। पहले ग्राफिकल वेब ब्राउजर का नाम बताइए। पहले वेब ब्राउजर का नाम बताइए। अगर ये लिखा होता, ग्राफिकल छुपा दीजिए, तब आंसर बताइए। फर्स्ट वेब ब्राउजर है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नेक्सस। पहला ओपन सोर्स वेब ब्राउजर का नाम बताइए। आंसर इज क्या? मोसैक। फर्स्ट ओपन सोर्स वेब ब्राउजर इज मोजिला फायरफॉक्स, है ना। पहला ओपन सोर्स वेब ब्राउजर कौन सा था? मोजिला फायरफॉक्स। और ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? मोसैक। यानी यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मोसैक। तो हमने क्या क्या सीखा? सर पहला वेब ब्राउजर पूछा जाएगा तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे नेक्सस भी बोला गया, ये होगा। ओपन सोर्स वेब ब्राउजर पूछा जाएगा पहला, तो आंसर हो जाएगा मोजिला फायरफॉक्स। गूगल का अगर ओपन सोर्स पूछा गया तो गूगल का क्रोमियम हो जाएगा। और अगर ग्राफिकल वेब ब्राउजर पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा? मोसैक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, What is the maximum font size you can apply for any character in MS Word 2021? बताओ। MS Word 2021 में
आप किसी भी कैरेक्टर के लिए अधिकतम कितना फॉन्ट रख सकते हैं? बहुत आसान, मैक्सिमम 1638 हो सकता है, इससे ज्यादा फॉन्ट नहीं हो सकता। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज रेंडरिंग इंजन इज यूज्ड बाय क्रोम वेब ब्राउजर? किसी भी वेब ब्राउजर को चलाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? रेंडरिंग इंजन की। क्या बिना रेंडरिंग इंजन के कोई ब्राउजर चल सकता है? जी नहीं। तो इनमें से कौन सा रेंडरिंग इंजन क्रोम वेब ब्राउजर द्वारा उपयोग किया जाता है? गूगल क्रोम किस रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करता है? द आंसर इज ब्लिंक। किसका? ब्लिंक का। यह यूज होता है किसमें? गूगल क्रोम में। सर एग्जाम में कोई और ब्राउजर भी तो पूछ सकते हैं। जी हां, एग्जाम में गूगल क्रोम या ओपेरा पूछें तो रेंडरिंग इंजन होगा ब्लिंक। इंटरनेट एक्सप्लोरर पूछें जो अब यूज नहीं होता, इसका जो रेंडरिंग इंजन था वो था ट्राइडेंट। मोजिला फायरफॉक्स जो कि ओपन सोर्स ब्राउजर है, इसका रेंडरिंग इंजन पूछें तो गीको। और सफारी जो कि एप्पल का ब्राउजर है, इसका अगर रेंडरिंग इंजन पूछे तो आंसर क्या होगा? वेबकिट। तो एग्जाम में या तो गूगल क्रोम पूछेंगे या ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर का पूछेंगे या मोजिला फायरफॉक्स का या सफारी का, और इन सभी के मैंने आपको रेंडरिंग इंजन बता दी। खुश? हैप्पी? चलो आगे बढ़ो। दिस इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू डायग्नोज नेटवर्क कम्युनिकेशन इश्यूज। यह नेटवर्क संचार मुद्दों के निदान के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। अच्छा, इस प्रोटोकॉल का यूज करते क्यों हैं? टू डायग्नोज द नेटवर्क कम्युनिकेशन इश्यूज, कि नेटवर्क में क्या इशू चल रहा है, क्या कमी है नेटवर्क में, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे उसके ऊपर। और कंट्रोल करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो डायग्नोज करने के लिए नेटवर्क कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्या चल रही है, किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? कंट्रोल वाली। और कंट्रोल का मतलब ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। HTTP क्या है? बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल। FTP क्या है? अपलोडिंग और डाउनलोडिंग वाली प्रोटोकॉल। DNS क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, जो IP एड्रेस को, जो कि किसी भी डोमेन नेम को बदल रही है, किसमें? IP एड्रेस में, DNS के द्वारा। और TCP/IP क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। लेकिन नेटवर्क कम्युनिकेशन में डायग्नोज करने वाली कौन सी है? ICMP। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड अ लॉजिकल एड्रेस फ्रॉम अ फिजिकल एड्रेस? कह रहा है कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करता है लॉजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस का मतलब IP एड्रेस फ्रॉम अ फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस का मतलब मैक एड्रेस। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल भौतिक पते से तार्किक पता प्रदान करता है? द करेक्ट आंसर इज RARP। अगर IP एड्रेस फाइंड करने की बात की जा रही हो तो RARP होगा, और अगर मैक एड्रेस को फाइंड करने की बात की जा रही हो तो ARP होगा। तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो गया? RARP, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा था? फाइंड द IP एड्रेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल प्रोवाइड अ लॉजिकल एड्रेस? लॉजिकल एड्रेस का मतलब IP एड्रेस, जबकि गिवन क्या है? फिजिकल एड्रेस मतलब मैक एड्रेस। मैक एड्रेस गिवन है, फाइंड क्या करना है? लॉजिकल एड्रेस। और लॉजिकल एड्रेस का मतलब IP एड्रेस, और IP एड्रेस को फाइंड करने का मतलब RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, द IPv4 हैज अ डैश नोटेशन फॉर एड्रेसिंग। बताइए, IPv4 को संबोधित करने के लिए एक डैश अंकन का प्रयोग होता है। यह तो आता ही आता है। या तो IPv4 पूछेंगे, या IPv6 पूछेंगे, या मैक एड्रेस पूछेंगे। बताइए, IPv4 कैसे लिखा जाता है? डेसिमल में, यानी डॉटेड डेसिमल में।
तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉटेड डेसिमल। IPv6 और मैक एड्रेस ये कैसे लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल में। तो IPv6 दिया हो या मैक एड्रेस दिया हो, करेक्ट आंसर क्या होगा? हेक्साडेसिमल। और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल यूज्ड टू लिंक ऑल डिवाइसेस इन IoT। IoT का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब सभी वस्तुओं को इंटरनेट से कनेक्ट करना ही IoT है। जैसे मोबाइल को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, स्मार्ट वॉच को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, पंखे को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, AC को इंटरनेट से कनेक्ट कर दें, मतलब IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। और आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल, इन सभी डिवाइसेस को लिंक करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? TCP/IP, UDP, नेटवर्क, HTTP या HTTPS? करेक्ट आंसर इज कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। किसमें? डिवाइसेस को लिंक करने के लिए। किसमें? IoT में। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ these following वायरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर इन इजीएस्ट वे? इनमें से कौन सी वायरलेस तकनीक सबसे आसान तरीके से मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है? वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, टेलनेट या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि जब भी बात होगी मैश नेटवर्क की या मैश टोपोलॉजी की, तो ये बेस्ट टोपोलॉजी मानी जाती है। आप जानते हैं मैश टोपोलॉजी में सबसे ज्यादा वायर का यूज होता है। आप जानते हैं मैश टोपोलॉजी में राउटर का यूज किया जाता है। आप जानते हैं मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल होम ऑटोमेशन में करते हैं, पूरे घर को ऑटोमेटिक बनाने के लिए मैश टोपोलॉजी का। और मैश नेटवर्क किस पर बेस्ड है? जिगबी पर। यानी डिवाइसेस को जो हम आपस में जोड़ते हैं वो कैसे जोड़ते हैं? TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और जिस माध्यम से जोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? जिगबी। सर ये जिगबी क्या है? जैसे ब्लूटूथ होता है ना, उससे सुपीरियर टेक्नोलॉजी है जिगबी। जिगबी की खासियत क्या है सर? जब आप ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसकी बैटरी ड्रेन हो जाती है ना। अगर सपोज करो कि आपको गाने सुनने हैं और अपने स्मार्टफोन को स्पीकर से ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जो आपकी बैटरी ड्रेनेज है, जो बैटरी का कंजप्शन है, वो बहुत तेजी से होता है। लेकिन जिगबी के केस में ऐसा नहीं होता। अगर जिगबी के द्वारा हम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाएंगे तो जो पावर कंजप्शन है वो इतना नहीं होगा, बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। अगर बैटरी की लाइफ बढ़ गई तो कस्टमर खुश तो बल्ले बल्ले। तो इसलिए किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया? जिगबी का। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू स्टोर अ BCD डिजिट इज। BCD का मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, और BCD कितने बिट का होता है? 4 बिट का। क्यों? बाइनरी नंबर जो BCD होता है वो 4 बिट का तो होता है। सर 4 बिट कैसे? 1 2 4 8 के नाम से इसको जानते हैं BCD को, 4 बिट हो गया। सर ये 1 2 4 8 कैसे आया? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 4 बिट में हमने क्या लिखा? 2 की पावर 0 यानी 1, 2 की पावर 1 यानी 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 3 यानी 8। दैट इज द राइट आंसर। तो BCD कितने डिजिट का होता है? 4 डिजिट का। और इसको कैसे लिखते हैं? 1 2 4 8 के फॉर्म में। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? हल्की फुल्की प्रोटोकॉल कौन सी है? कौन सी प्रोटोकॉल मस्त मोला बिल्कुल लाइट फॉर्म में काम करती है, हल्की फुल्की है? और इस प्रोटोकॉल का यूज हम लोग IoT में भी करते हैं। ये है MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल
दैट इज MQTT। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। और ये सबसे हल्की फुल्की प्रोटोकॉल है। जैसे प्रोटोकॉल तो बहुत सारी हैं, FTP है, TCP है, IP है, UDP है, DHCP है, टेलनेट प्रोटोकॉल है, बहुत सारी, HTTP, HTTPS, लेकिन सब में जो लाइट वेट है वो MQTT है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स रिप्रेजेंट इमेजेस एज कंपाइल्ड यूजिंग पिक्सल और टिनी डॉट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राफिक्स पिक्सल या छोटे डॉट्स का उपयोग करके संकलित छवियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर क्वेश्चन में इमेजेस के बारे में पूछा जा रहा है और पिक्सल्स आ गया, तो पिक्सल का प्रयोग कैसी इमेजेस में किया जाता है बताइए? रास्टर इमेजेस में। रास्टर इमेजेस क्या होती हैं? वो इमेजेस जो ब्लर हो जाया करती हैं, जूम करने पर उन्हें क्या बोलते हैं? रास्टर इमेजेस। सर एग्जाम्पल, जब आप अपने मोबाइल से सेल्फी खींचते हैं या कोई फोटो क्लिक करते हैं, उस फोटो को जूम करके देखिए, क्या होगा? ब्लर हो जाएगी। इसका मतलब वो जो इमेज है वो कैसी है? रास्टर इमेज है। लेकिन अगर आपने उसको स्पेशल सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाया है तो वो वेक्टर इमेज होगी, जिसको जूम करने पर वो ब्लर ना हो, वो वेक्टर है। तो बेटर क्वालिटी की इमेज कौन सी होती है? वेक्टर। और थोड़ी घटिया किस्म की जो इमेज होती है, लो क्वालिटी की जो इमेज होती है, उसे क्या बोलते हैं? रास्टर इमेज। रास्टर इमेज को बिटमैप इमेज के नाम से या बिटमैप ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। कैप्चर्ड किसके द्वारा किया जाएगा? इसको कैमरा के द्वारा या स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसके? BMP बिटमैप इमेज, टिफ इमेज, GIF इमेज और JPEG इमेज। ये सभी लो क्वालिटी की इमेजेस होती हैं जिन्हें रास्टर के नाम से जानते हैं। Which of the following type of graphics represent images as set of basic drawing shapes like lines, circle और curve? ऐसी कौन सी इमेजेस हैं जिनमें पिक्सल का यूज नहीं होता, जो ब्लर नहीं होती, जिनमें मैथमेटिक्स का यूज किया जाता है, लाइंस का, सर्किल का या कर्व का? ऐसी इमेजेस को बोलते हैं वेक्टर इमेजेस। V फॉर विक्ट्री और V फॉर वेक्टर। बेटर क्वालिटी की इमेजेस होती हैं, मेड अप ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला। इन्हें मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के द्वारा डेवलप किया जाता है। एग्जाम्पल PICT, EPS, WMF जैसी इमेजेस को वेक्टर इमेजेस बोलते हैं। और ज्यादातर इन इमेजेस का यूज कौन करता है? कंपनीज अपने लोगो को बनाने के लिए, है ना, जो अपना बैनर है, अपना लोगो है, ये डिजाइन करने के लिए वेक्टर इमेजेस का ही प्रयोग करती हैं। नेक्स्ट, द बेसिक लॉजिक गेट whose output is the complement of the input is called। बताइए, ऐसा कौन सा बेसिक लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट इनपुट के पूरक है? मतलब अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 है, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है। ऐसा लॉजिक गेट कौन सा है? नॉट गेट, जिसे इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं। तो क्या नॉट गेट गिवन है? जी नहीं। क्या इन्वर्टर गेट गिवन है? जी हां। तो करेक्ट आंसर इज इन्वर्टर गेट, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉट गेट। बेसिक गेट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, एंड, और नॉट, जिसमें से इन्वर्टर गेट या नॉट गेट एक ही गेट है। 0 इनपुट देंगे 1 मिलेगा, 1 इनपुट देंगे 0 मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, IPv6 वॉज डेवलप्ड बाय। IPv6 किसके द्वारा विकसित किया गया था? बताइए। अगर क्वेश्चन में IPv4 पूछा जाता कि IPv4 किसने बनाया, तो आंसर क्या होता? डरपा, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। IPv6 किसने बनाया? IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। मैक एड्रेस किसने बनाया? ज़ेरॉक्स। ज़ेरॉक्स कंपनी ने क्या बनाया? मैक एड्रेस। तो IPv4 किसने बनाया? डरपा ने। IPv6 किसने बनाया? IETF ने। और
मैक एड्रेस किसने बनाया? जेरोक्स ने। ये तीनों बातें याद रखिएगा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और जो सबसे ज्यादा फेमस है वो यही है कि IPv6 किसने बनाया? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स के द्वारा। नेक्स्ट, कितने बिट का है IPv6? जल्दी से बताइए। वेरी गुड, 128 बिट है ना। IPv6 कितने बिट का? 128 बिट का। हु डेवलप द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का आर्किटेक्चर किसने डिजाइन किया? कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर किसने बनाया? जी हां, सही सोचा आपने, उन्होंने ही बनाया, जिसने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया। और स्टोरेज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? जो मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडर हैं, जी हां, जॉन अब्राहम नहीं, जॉन वॉन न्यूमैन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लगा दो आंसर। ही इज नोन एज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने स्टोरेज का कॉन्सेप्ट दिया है। IEEE स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ इज, अभी हम लोग ने देखा कि ब्लूटूथ कैसा है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। ब्लूटूथ का IEEE स्टैंडर्ड क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का होता है 802.15 और ब्लूटूथ का होगा 15.1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो 802.15.1 दिस इज कॉल्ड ब्लूटूथ। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? IEEE में लास्ट वाले ई को क्या बोलते हैं? तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। तो आखिरी वाला ई क्या है? इंजीनियर। पहले वाला ई क्या है? इलेक्ट्रिकल। कल 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 कल। पहले वाला ई क्या है? कल, इलेक्ट्रिकल। दूसरा वाला ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स। और तीसरा वाला ई क्या है? इंजीनियर, जो आप हैं, है ना। घर में कोई चीज खराब होती है तो कौन ठीक करता है? आप। तो आप क्या है? इंजीनियर। कल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियर। याद रखिएगा, फर्स्ट ही इलेक्ट्रिकल, दूसरा ही इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरा इंजीनियर। IEEE की फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ दिस दिस दिस। नेक्स्ट, प्रिंटर यूजेस विच पोर्ट? प्रिंटर किस पोर्ट का उपयोग करता है? आप जानते हैं कि प्रिंटर या स्कैनर, इनमें से कुछ भी मिल जाएगा तो आंसर क्या होगा? नए वाले के केस में USB पोर्ट। क्या USB पोर्ट लिखा है? नहीं। पुराने वाले के केस में पैरेलल पोर्ट। क्या पैरेलल पोर्ट दिया है? जी हां, लगा दो आंसर। लेकिन, किंतु, परंतु, अगर प्रिंटर की जगह पर माउस और कीबोर्ड दे दिया होता तो आंसर क्या होता? अगेन आप ढूंढते USB पोर्ट, मिल जाता तो बल्ले बल्ले। अगर USB पोर्ट भी नहीं है तो पुराने वाले के अकॉर्डिंग माउस और कीबोर्ड में सीरियल पोर्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन हो जाता करेक्ट जवाब। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस सर। क्या ये क्वेश्चन समझ में आए? बोलो यस सर। बस यही रहता है एग्जाम का लेवल। अगर यहां बेटर परफॉर्म कर रहे हैं तो एग्जाम में भी करेंगे। शर्त एक ही है, कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लो, कंप्यूटर आपके कदमों में आ गया। समझ में आई बात? कैसा लगा आपको यह सेशन? बढ़िया। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, चैट GPT लिख के रख लो, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस बार यहां से मिलेंगे ही मिलेंगे। या तो GA में मिल जाएंगे, या कंप्यूटर में मिल जाएंगे, या दोनों जगह मिल जाएंगे। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें हम चैट GPT के आपको कई सारे क्वेश्चंस करवा देंगे बेस्ट। ठीक, तो चैट GPT का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो आप मुझे बताइए। चैट GPT की फुल फॉर्म तो आपने रटी ली होगी, है ना, उसमें आप माहिर हैं, क्योंकि GA में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। GPT की फुल फॉर्म क्या है? चैट का मतलब चैटिंग, और GPT का मतलब जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट GPT क्या है ये आप जानते हैं कि आप कोई भी क्वेश्चन टाइप करिए और वो आपको आंसर दे दे। वो मतलब कौन? कंप्यूटर।
तो कंप्यूटर आपको ऑटोमेटेड ट्रांसफर करके वो आंसर डेवलप करके दे अपनी लैंग्वेज में, है ना, दैट इज द चैट जीपीटी। लेकिन ये रिलीज कब किया गया? 2010 में, 2014 में, 2022 में, 2023 में या 2021 में? इन विच ईयर? ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या कहती है आपकी नॉलेज? गूगल मत करना, शरारती तो बहुत हो तुम लोग, है ना। बिना गूगल किए जो आपका दिमाग कहता है ना, जीए में भी पढ़ा होगा, जरा बताओ। तो अगर सेशन पसंद आया तो एक बार लाइक कर दो, है ना। पड़ोसी नहीं करने आएगा, आप ही को करना होगा। लाइक कर दीजिए, बड़ी मेहनत लगती है बनाने में एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी आप ही करो, पड़ोसी नहीं करेगा, कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर में कॉन्फिडेंस कम है, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, एक बार ज्वाइन कर लीजिए। आप ही लोग के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है ना, कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और कंप्यूटर में कम से कम आप ये बोल पाए कि सचिन सर जो आपने करवाया उसकी मदद से 40 में 40 क्वेश्चन को सही करके आए। क्योंकि जब तक फुल आउट ऑफ फुल क्वेश्चन को सही नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, और तभी तो आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आएंगे आप, है ना। कंपटीशन से अलग रहने का तरीका क्या है? क्यों आप जीए डेली पढ़ते हैं? इसीलिए ना कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए। आप इतना पढ़ के भी कम मार्क्स लाते हैं जीए जैसे सब्जेक्ट में, लेकिन कंप्यूटर में थोड़ी मेहनत करने पर ही अगर मार्क्स पूरे मिल रहे हैं तो क्यों ना लिए जाए। क्योंकि ओवरऑल ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपका सिलेक्शन किसकी वजह से हुआ। मैटर क्या करता है? नंबर्स को इंक्रीज करना, एक एक नंबर को चुराना, और यही चुरा लिया अगर आपने कंपटीशन में तो आप आगे निकल गए। पेपर का लेवल आप कर लेंगे, आपको पता है कि आरआरबी आप निकाल सकते हैं, आप निकालते भी रहे हैं। प्री कई बार आपने कोशिश करी, प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता। तो अलर्ट रहिए ना इस बार सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करिए, है ना। और एक बार कहिए अपने आप से कि सर बिल्कुल इस बार निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो आरआरबी हमारा है ही। लेकिन सर उसके बाद रुकेंगे नहीं। अगर आरआरबी निकल गया जो निकलना है, फिर इसके बाद आगे वाले एग्जाम्स को भी टारगेट करेंगे और लाइफ को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोर्स ज्वाइन करना है तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मैं तैयार हूं आपकी सेवा के लिए, रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस के साथ। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है या नहीं, क्या ये सेशन से मदद मिल रही है या नहीं, एक बार मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। यस, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।